देखो लास्ट क्लास में हमने यहाँ तक पढ़ लिया था, कंसोलिडेशन टेस्ट पढ़ लिया था। कंसोलिडेशन टेस्ट किससे होता है? ऑडोमीटर से। ठीक है, तो टेस्ट पढ़ लिया था। उस टेस्ट के बेसिस पे ये कर्व ड्रॉ हुए थे। ठीक है, और ये तीन कर्व समझा दिए थे। हम पढ़ रहे थे नॉर्मली कंसोलिडेटेड और ओवर कंसोलिडेटेड। नॉर्मली कंसोलिडेटेड सॉइल को एनसीसी से भी रिप्रेजेंट करते हैं, ओवर कंसोलिडेटेड ओसीसी। नॉर्मली कंसोलिडेटेड सॉइल में क्या होता है? प्रेजेंट इज ग्रेटर देन पास्ट, मतलब प्रेजेंट में जो स्ट्रेस लग रहा होगा वो पास्ट के स्ट्रेस से ज्यादा होगा। और ओवर कंसोलिडेटेड में क्या होता है? ओवर कंसोलिडेटेड में पास्ट में जो स्ट्रेस लग रहा होगा वो प्रेजेंट से ज्यादा होगा। मतलब कि ओवर कंसोलिडेटेड का एग्जांपल ऐसे मान लो कि पहले कोई स्ट्रक्चर बना हुआ था किसी सॉइल के ऊपर। ठीक है, अब वो स्ट्रक्चर डिसमेंटल हो गया तो इस सॉइल पे जो प्रेशर था वो कम हो गया। ठीक है, और नॉर्मली कंसोलिडेटेड का इसका अपोजिट, कोई खाली लैंड थी उस पर तुमने कोई स्ट्रक्चर कोई बिल्डिंग बना दी। ठीक है, तो अब तक का और उस बिल्डिंग का जो लोड है वो उस प्लेन पे आया, अब तक का सबसे ज्यादा लोड था। ठीक है, तो इसी दोनों टर्मिनोलॉजी से एक टर्म डिफाइन होती है, ओवर कंसोलिडेशन रेशियो। इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं ओसीआर से। ये होता है पास्ट स्ट्रेस, पास्ट स्ट्रेस में से अच्छी कोई नहीं होती, पास्ट स्ट्रेस टू प्रेजेंट स्ट्रेस। ये केवल टर्मिनोलॉजी है, अच्छा बुरा क्या है इसमें? प्रेजेंट स्ट्रेस। ठीक है, पास्ट में जो स्ट्रेस लग रही हो डिवाइडेड बाई प्रेजेंट में जो स्ट्रेस है उसको बोलते हैं ओवर कंसोलिडेशन रेशियो। इसी के बेस पे हम बताते हैं कि अब बताओ एनसीसी के लिए ओवर कंसोलिडेशन ग्रेटर देन वन होगा या लेस देन वन होगा? लेस देन वन। ठीक है, और ओसीसी ओवर कंसोलिडेटेड सॉइल या फिर प्री कंसोलिडेटेड के लिए ये ग्रेटर देन इक्वल टू वन। ठीक है, ठीक है। अब ये रीजन है किसके? प्री कंसोलिडेशन या ओवर कंसोलिडेशन। प्री कंसोलिडेशन या ओवर कंसोलिडेशन था क्या कि जो प्रेजेंट में स्ट्रेस है वो कम है। तो वो कब होगा? सबसे पहला रीजन दे रखा है ड्यू टू वेट ऑफ ओवरबर्डन ऑफ द सॉइल व्हिच वाज इरोडेड लेटर। मतलब कि ये मान के चलो कोई स्ट्रक्चर, कोई मतलब लैंड मास था, इसके ऊपर कोई भी सॉइल मास रखा हुआ था, ये इरोड हो गया, ये यहाँ से मूव हो गया, जिसकी वजह से इस पे प्रेशर कम हो जाएगा। तो ये एग्जांपल है ओवर कंसोलिडेशन या फिर प्री कंसोलिडेशन का। ठीक है, ड्यू टू आइस वेट, आइस मेल्ट हो गई, ठीक है, उसकी वजह से हो सकता है। ठीक है, ड्यू टू लैंड ऑन ऑफ द बिल्डिंग और अदर स्ट्रक्चर वो डिमोलिश्ड हो गए। ठीक है, ड्यू टू डिक्रीज, ड्यू टू डेसिकेशन ऑफ द लेयर क्लोज टू द सरफेस, इस सरफेस के क्लोज जो लेयर थी वो डेसिकेट आउट हो गई। ठीक है, रिमूव आउट हो गई वहां से। तो ये डिफरेंट डिफरेंट रीजन हैं जो कि प्री कंसोलिडेशन के एग्जाम्पल है। बेसिकली ये एग्जाम्पल है। ठीक है, अब जो हमने कर्व ड्रॉ किया उस कर्व के बेसिस पे, उस कर्व के ड्रॉ के बेसिस पे सबसे पहले देखो, सबसे पहले हमने कौन सा कर्व ड्रॉ किया था? वॉइड रेशियो वर्सेस इफेक्टिव स्ट्रेस। वॉइड रेशियो वर्सेस इफेक्टिव स्ट्रेस, चेंज इन इफेक्टिव स्ट्रेस बेसिकली। ठीक है, नहीं यहाँ तो इफेक्टिव ही आएगा। वॉइड रेशियो वर्सेस इफेक्टिव स्ट्रेस के बीच में जो कर्व ड्रॉ किया उसके बेस पे सबसे पहली टर्मिनोलॉजी को हम डिफाइन करते हैं जिसको हम बोलते हैं कोफिशिएंट ऑफ कंप्रेसिबिलिटी व्हिच इज रिप्रेजेंटेड बाय एवी। ठीक है, एवी इज इक्वल टू चेंज इन वॉइड रेशियो डेल्टा ई टू चेंज इन इफेक्टिव स्ट्रेस दैट इज डेल्टा सिग्मा बार। ठीक है, यहाँ नेगेटिव साइन होता है। नेगेटिव साइन क्यों होता है? क्योंकि देखो कंप्रेशन या कंसोलिडेशन जो प्रोसेस है उसके बाद वॉइड रेशियो क्या होंगे? डिक्रीज। यदि डेल्टा ई को मैं लिखूं, क्या लिखूंगा? ई फाइनल माइनस ई इनिशियल डिवाइडेड बाई सिग्मा फाइनल माइनस सिग्मा इनिशियल। ठीक है, तो हमेशा
जो ई फाइनल होगा वो ज्यादा होगा कम होगा ई इनिशियल से? कंसोलिडेशन हो रहा है तो वॉइड रेशियो बढ़ेंगे कम होंगे? कंसोलिडेशन हो रहा है तो वॉइड रेशियो कम होंगे बढ़ेंगे? कम होंगे। ठीक है, वॉइड रेशियो कम होंगे तो ये वैल्यू कैसी आएगी? ऊपर वाली वैल्यू नेगेटिव। तो उस नेगेटिव को काउंटर बैलेंस करने के लिए एक और नेगेटिव लगा देते हैं, ताकि मतलब इस एवी की वैल्यू को हम हमेशा पॉजिटिव रख सकें। इसलिए याद रखना, सबसे पहली डेफिनेशन कौन सी होगी? कोफिशिएंट ऑफ कंप्रेसिबिलिटी। ठीक है, रिप्रेजेंटेड बाय एवी। ठीक है, इसकी यूनिट क्या होगी? एसआई यूनिट क्या होगी इसकी? एसआई यूनिट वॉइड रेशियो की कोई यूनिट होगी? स्ट्रेस की उल्टी। तो बेटा स्ट्रेस की क्या यूनिट होती है? तो इसकी यूनिट होगी मीटर स्क्वायर पर किलोमीटर। सही बोला है इसने, अंकित ने। स्ट्रेस की उल्टी होगी किलोमीटर पर मीटर स्क्वायर होती है, स्ट्रेस की उसका इनवर्स मीटर स्क्वायर प्लस अपॉन किलोमीटर। ठीक है, नेक्स्ट टर्मिनोलॉजी है कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम चेंज। इसको रिप्रेजेंट करते हैं एम वी। एम वी जो होता है वो होता है माइनस डेल्टा वी बाई वी, मतलब कि चेंज इन वॉल्यूम। ठीक है, दिस इज द चेंज इन वॉल्यूम विद रेस्पेक्ट टू चेंज इन इफेक्टिव स्ट्रेस। इफेक्टिव स्ट्रेस के चेंज के साथ वॉल्यूम में क्या चेंज आ रहा है उसको बोलते हैं कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम चेंज, एम वी। या फिर वॉल्यूमेट्रिक कंप्रेसिबिलिटी, मतलब कि वॉल्यूम में जो चेंज आ रहा है वो। इसकी क्या यूनिट होगी एम वी की? एम वी होता है डेल्टा वी बाई वी डिवाइड बाई डेल्टा सिग्मा बार। ठीक है, हाँ सेम वही होगी। अब डेल्टा वी बाई वी, देखो ये तो वॉल्यूम में चेंज हो गया डेल्टा वी बाई वी। अब बेसिकली जब हम कंसोलिडेशन पढ़ते हैं ना, जब हमने वो टरजागी पढ़ा, तो टरजागी में जो हमने कंसोलिडेशन पढ़ा तुमने ध्यान नहीं दिया होगा, ये हमने केवल वन डी पढ़ते हैं। ठीक है, वन डी मतलब ओनली देयर इज चेंज इन हाइट। ठीक है, ये हम कंसीडर करके चलते हैं कि एरिया कांस्टेंट है, मतलब कि इसके एरिया में कोई चेंज नहीं आ रहा है, केवल इसकी हाइट में डिक्रीमेंट हो रहा है। जो वॉल्यूम चेंज हो रहा है, जो पूरा वॉल्यूम चेंज हो रहा है वो किसकी वजह से हो रहा है? केवल और केवल हाइट की वजह से। वॉल्यूम होता क्या है? एरिया इंटू हाइट। किसी भी चीज का तुम्हें वॉल्यूम निकालना हो वो होता है एरिया इंटू उसकी हाइट। ठीक है, तो एरिया में कोई चेंज नहीं आ रहा है, हाइट में चेंज आ रहा है, तो डेल्टा बी बाई वी को क्या लिख सकते हैं? डेल्टा एच बाई एच। ठीक है, और ये बराबर होती है डेल्टा ई ओवर वन प्लस ई। इसको याद रखना, डेल्टा ई ओवर वन प्लस ई। ठीक है, डेल्टा ई ओवर वन प्लस ई नॉट डिवाइडेड बाई डेल्टा सिग्मा एस। ठीक है, अब डेल्टा ई बाई डेल्टा सिग्मा डैश अभी बताया था क्या होता है? एवी। तो ये आ गया एवी ओवर वन प्लस ई नॉट। तो ये होगी वॉल्यूम कंप्रेसिबिलिटी। आई ये चीज समझ में? ठीक है, नेक्स्ट है कंप्रेशन इंडेक्स। उसको याद रखना, वो होता है कोफिशिएंट ऑफ कंप्रेसिबिलिटी। और कंप्रेशन इंडेक्स को कोफिशिएंट ऑफ कंप्रेशन भी बोलते हैं, कोफिशिएंट ऑफ कंप्रेशन, या फिर इसको बोलते हैं कंप्रेशन इंडेक्स। ठीक है, वो थी कंप्रेसिबिलिटी और ये है कंप्रेशन। ठीक है, रिप्रेजेंटेड बाई सी सी। सी सी से रिप्रेजेंट करते हैं इसको। ठीक है, ये क्या होता है? माइनस डेल्टा ई ओवर लॉग एट द बेस 10 सिग्मा बार बाई सिग्मा बार नॉट।
ठीक है, ये इनिशियल, ये इसको सिग्मा बार 2 बाई सिग्मा बार 1 से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, जैसे कि इसको समझो, ये आया कैसे, हमने वो कर्व ड्रॉ किया था वॉइड रेशियो वर्सेस इफेक्टिव स्ट्रेस का। तो जब हमने वॉइड रेशियो वर्सेस इफेक्टिव स्ट्रेस को लॉग स्केल पे लिया था, तो जो कर्व ड्रॉ के होके आया था वो ऐसा था कुछ। ठीक है, तो ये E1 पर ये लॉग सिग्मा 1, ये E2 पर ये लॉग, इसको मान लो E1, ये क्या हो गया लॉग सिग्मा बार 1, ये E2, ये क्या हो गया लॉग सिग्मा बार 2। तो इस चीज को रिप्रेजेंट करते हैं CC। इस कर्व का एक्चुअली स्लोप हो गया है CC। ये क्या हो गया डेल्टा E बाई लॉग एट द बेस 10, माइनस का याद रखना, माइनस इनमें समय यूज होगा, सिग्मा बार 2 बाई सिग्मा बार 1। ठीक है, इसको बोलते हैं कोफिशिएंट ऑफ कंप्रेशन। इसकी यूनिट क्या होगी, ये तो विद फॉर्मूला है। और ये जो कोफिशिएंट ऑफ कंप्रेशन है, इसका रिलेशन किससे होता है, लिक्विड लिमिट से होता है। ये सारे एम्पेरिकल फॉर्मूला है, तो तुम्हें बस याद रखने हैं कि किस सॉइल के लिए क्या कंडीशन होती है। ठीक है, ये एम्पेरिकल रिलेशन है। इसकी यूनिट क्या होगी कोफिशिएंट ऑफ कंप्रेशन की या कंप्रेशन इंडेक्स की। नो नहीं बेटा, यूनिट लेस होगी। ठीक है, कोफिशिएंट ऑफ कंप्रेशन जितना ज्यादा होगा उतनी ज्यादा उसकी कंप्रेसिबिलिटी होती है। ठीक है, ये चीज हो जाती है CC हाई, कंप्रेसिबिलिटी मोर। यदि दो तुम्हें सॉइल दे रहे हैं, मान के चलो तुम्हें दे दें एक का CC 0.1, एक का CC दे दें तुम्हें 0.001। ठीक है, और तुमसे पूछें कौन ज्यादा कंप्रेसिबल है, तो 0.1 वाला ज्यादा कंप्रेसिबल। ठीक है, तो कंप्रेशन इंडेक्स का सीधा सीधा रिलेशन होता है कंप्रेसिबिलिटी से, डायरेक्ट रिलेशन है, जितना ज्यादा कंप्रेशन इंडेक्स उतनी ज्यादा उसकी कंप्रेसिबिलिटी। ठीक है, ये होता है रिकम्प्रेशन इंडेक्स। ठीक है, रिकम्प्रेशन इंडेक्स और CC सेम रिलेशन होता है। बेसिकली इसमें होता क्या है रिकम्प्रेशन में, एक बार जैसे सॉलिड जो है प्लास्टिक रीएडजस्टमेंट में जाते हैं, उसके बाद कुछ सॉलिड्स में इलास्टिक प्रॉपर्टीज भी होती है। ठीक है, तो जब प्लास्टिक रीएडजस्टमेंट हो जाता है लोड की वजह से, उसके बाद जब लोड रिमूव होता है तो इनकी एबिलिटी होती है कि अपनी थोड़ी बहुत शेप को रीगेन करते हैं, या इनमें रीस्ट्रक्चरिंग होती है। ठीक है, उस रीस्ट्रक्चरिंग के कारण जो कोफिशिएंट डेवलप होता है उसको बोलते हैं CV, कोफिशिएंट ऑफ रिकम्प्रेशन इंडेक्स। ठीक है, और याद रखना ये CV हमेशा लेस देन होता है CC से। कोफिशिएंट ऑफ कंप्रेशन इंडेक्स इज ऑलवेज ग्रेटर देन CV। अब देखो टोटल सेटलमेंट। अब जो सेटलमेंट होता है इसका सॉइल का, वो तीन वजह से होता है। एक तो इनिशियल सेटलमेंट, टोटल सेटलमेंट इज अ समेशन ऑफ SI द इनिशियल सेटलमेंट प्लस SC कंसोलिडेशन सेटलमेंट जो हमने पढ़ा, प्राइमरी सेटलमेंट पूरा, प्लस SS सेकेंडरी सेटलमेंट। देखो SI इनिशियल सेटलमेंट क्या हो जाता है, इमीडिएटली हो जाता है व्हेन लोड अप्लाई करते हैं। इसमें क्या होता है, रिमूवल ऑफ विच वॉइड्स, रिमूवल ऑफ ना रिमूवल ऑफ एयर वॉइड्स। ठीक है, एयर वॉइड्स की रिमूवल की वजह से जो होता है वो होता है इनिशियल। और SC कंप्रेशन इंडेक्स, इसको प्राइमरी भी बोलते हैं। ठीक है, प्राइमरी कंसोलिडेशन जो होता है ये किसकी वजह से होता है, रिमूवल ऑफ वाटर। ठीक है, और SS किसकी वजह से होता है, सेकेंडरी
plastic readjustment of what? Plastic readjustment of soil solid. Plastic readjustment of soil solid. ठीक है, soil solid के plastic readjustment की वजह से जो होता है उसको बोलते हैं सेकेंडरी सेटलमेंट। ठीक है, ये तीन सेटलमेंट है। अब मोड ऑफ सेटलमेंट क्या है? एक तो यूनिफॉर्म सेटलमेंट होता है। ठीक है, यूनिफॉर्म सेटलमेंट में क्या होता है? ये तुम्हारा कोई स्ट्रक्चर है, तो इसका हर पॉइंट सेम डिस्प्लेसमेंट में जाएगा। ठीक है, सेम डिस्टेंस कवर करेगा। तो जब सेम डिस्टेंस कवर करता है तो उसको बोलते हैं यूनिफॉर्म सेटलमेंट। ठीक है, यूनिफॉर्म सेटलमेंट में स्ट्रक्चर की स्ट्रेंथ पे इतना खास असर नहीं पड़ता, लेकिन इसके अंदर जो फीचर्स होंगे, मतलब कि इसके अंदर जो भी, जैसे वाटर पाइपलाइन है या फिर कोई भी प्लाइन है, ठीक है, इलेक्ट्रिक वो है, तो उनमें दिक्कत पड़ जाती है क्योंकि वो फिक्स होती है और ये मूव करती है, तो उस रेस्पेक्ट में इनमें चेंजेस हो जाते हैं। ठीक है, बाकी स्ट्रक्चर में एज सच इतना इफेक्ट नहीं आता। स्ट्रक्चर की स्ट्रेंथ मोस्ट केसेस में, ठीक है, मोस्ट केसेस में, जनरल है ये, ट्रुथ नहीं है कोई ऐसा, स्ट्रक्चर के केसेस में तो इसकी स्ट्रेंथ है उस पर एज सच इतना कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। फिर भी इसकी हमने एक परमिसिबल लिमिट रख रखी है कि इस परमिसिबल लिमिट से ज्यादा होगा तो स्ट्रक्चर को हम मतलब डिक्लेयर कर देते हैं कि ये स्ट्रक्चर अब वो नहीं है स्टेबल। ठीक है, डिफरेंशियल सेटलमेंट में क्या होता है कि जैसे ये दो है, ये दोनों, इसका सेटलमेंट कम होगा, इसका सेटलमेंट ज्यादा होगा, तो इसमें एक एंगुलर डिस्टॉर्शन करके निकालते हैं हम, एंगुलर डिस्टॉर्शन। ठीक है, कई जगह पूछा गया है ये एंगुलर डिस्टॉर्शन। एंगुलर डिस्टॉर्शन कैसे निकलता है? डेल्टा, डेल्टा क्या है? इन दोनों के बीच का डिफरेंस, इन दोनों के बीच का डिफरेंस, ठीक है, जितना सेटल किया डिवाइडेड बाई लेंथ, इन दोनों के बीच की टोटल लेंथ। ठीक है, ये होता है एंगुलर डिस्टॉर्शन। अभी तक कुछ ऐसा है जो समझ में नहीं आया हो? ये जो डिफरेंशियल सेटलमेंट होता है ये थोड़ा खतरनाक होता है। ठीक है, डिफरेंशियल अब सेटलमेंट से होता क्या है? ठीक है, देखो, जो पहले ही मैं बता चुका हूँ, जो यूनिफॉर्म सेटलमेंट होता है उसमें ऐसा इफेक्ट पड़ता नहीं है, क्योंकि हर कोई बिल्डिंग इस यूनिफॉर्म सेटलमेंट से तो जाती है ही। लेकिन जो डिफरेंशियल होता है वो इफेक्ट करता है। ठीक है, उसके कारण क्या होता है? क्रैक्स वगैरह डेवलप हो जाते हैं बिल्डिंग में। ठीक है, फेलियर ऑफ स्ट्रक्चर क्रिएट हो जाता है। तो डिफरेंशियल सेटलमेंट थोड़ी वो है। ठीक है, अब ये अलाउबल सेटलमेंट है, इसकी लिमिट है। अपनी बुक खोल लो, बुक में ये टेबल है, इस टेबल को मतलब याद कर लेना। मतलब जनरली कोई भी एग्जाम होगा उसमें पूछा जाता है, बाकी तुम्हारे इसमें थ्योरी में कहीं भी नहीं पूछा जाएगा ये सब कि इनकी लिमिट्स क्या होती हैं। इसमें बस यही पूछा जाएगा कि मोड्स ऑफ सेटलमेंट क्या होते हैं और टोटल सेटलमेंट किन किन से मिलके बना है। ठीक है, बाकी ये अलाउबल सेटलमेंट की लिमिट है, ये लिमिट पढ़ लेना कि कितनी कितनी होती है। ठीक है, मैक्सिमम सेटलमेंट का 75% तक अलाउ करते हैं। अच्छा, जनरली सोचा जाए तो सैंड और क्ले, किस में सेटलमेंट जल्दी हो जाएगा? सही है, सैंड में जल्दी करें, क्यों? बेटा वो याद करने का तरीका है, रीजन नहीं है वो। क्यों हो जाता है वो पूछा है मैंने। कॉम्पेक्शन जल्दी होगा क्यों? ठीक है, देखो, सेटलमेंट ड्यू टू लोअरिंग ऑफ वाटर टेबल।
लोअरिंग ऑफ वाटर टेबल की वजह से सेटलमेंट। देखो लोअरिंग ऑफ वाटर टेबल से क्या होता है, इफेक्टिव स्ट्रेस पे क्या असर पड़ता है? इफेक्टिव स्ट्रेस पे क्या फर्क पड़ता है लोअरिंग ऑफ वाटर टेबल से? बढ़ती है कम होती है? इफेक्टिव स्ट्रेस बढ़ जाएगी, ठीक है, इफेक्टिव स्ट्रेस बढ़ जाएगी। इफेक्टिव स्ट्रेस होता क्या है? व्हाट इज इफेक्टिव स्ट्रेस? दो सॉइल ग्रेन्स के बीच का जो स्ट्रेस होता है, ठीक है, ये बढ़ गया। इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो सॉइल ग्रेन्स हैं ये और ज्यादा कॉम्पैक्टेड हो गए। तो जब ये और ज्यादा कॉम्पैक्टेड होंगे तो ये सेटलमेंट कॉज करेंगे नहीं। तो हमेशा याद रखना, जब इफेक्टिव स्ट्रेस बढ़ती है तो सेटलमेंट बढ़ती है, ठीक है। तो इफेक्टिव स्ट्रेस बढ़ी कैसे? वाटर टेबल नीचे गया, वाटर टेबल नीचे जाने की वजह से इफेक्टिव स्ट्रेस बढ़ी, इफेक्टिव स्ट्रेस बढ़ने से सेटलमेंट बढ़ेगा, ठीक है। अभी इसका फॉर्मूला भी आएगा सेटलमेंट का, उसमें और समझ में आ जाएगा कि उससे भी डायरेक्ट रिलेशन निकलता है, ठीक है। अब डिग्री ऑफ सेटलमेंट क्या होता है? डिग्री ऑफ सेटलमेंट को यू से रिप्रेजेंट करते हैं, जो कि रेशियो होता है एस बाई एस टी, ठीक है, into 100 where S is the settlement of the clay layer at any instant of time after imposition of load, ठीक है। और ST टोटल और अल्टीमेट सेटलमेंट ऑफ द क्ले लेयर, ठीक है। देखो डिग्री ऑफ सेचुरेशन, तो डिग्री ऑफ सेटलमेंट इज रिप्रेजेंटेड बाई एस बाई एस टी इंटू 100, ठीक है। तो मैं कोई स्ट्रक्चर है, ठीक है, इसका बताया तुम्हें कि इसका जो फाइनल सेटलमेंट है वो 10 mm है, ठीक है। इतना एम वो सेटल करेगा, और आफ्टर अ टाइम पीरियड ऑफ टी इक्वल टू 10 मिनट, ठीक है। मान के चलो जो इसका सेटलमेंट हो चुका है वो 4 mm हो चुका है, ठीक है। तो जो डिग्री ऑफ सेटलमेंट होगा वो क्या हो जाएगा? 4/10 इंटू 100, ठीक है। मतलब कि 40% ऑफ सेटलमेंट हो चुका है। समझ में आया डिग्री ऑफ सेटलमेंट? सीधा सीधा टर्म है कि किसी भी पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे कितना परसेंट सेटलमेंट हो चुका है, या किसी भी पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे कितना परसेंट सेटलमेंट हो चुका है, ठीक है। इस चीज को याद रखो बस। बाकी फॉर्मूला कंप्यूटेशन ऑफ अल्टीमेट सेटलमेंट का ये फॉर्मूला ये याद रखना, एच सी इक्वल टू सी सी ओवर 1 + E0 एच लॉग एट द बेस 10 सिग्मा नॉट प्लस सिग्मा नॉट प्लस डेल्टा सिग्मा नॉट बाई सिग्मा नॉट, ठीक है। ये सारे इफेक्टिव है। इसमें भी देख रहे हो जो सेटलमेंट है वो स्ट्रेस पे डिपेंड है, ठीक है। एक फॉर्मूला ये भी होता है, एफ सी इक्वल टू एम वी डेल्टा सिग्मा बार एच। बेसिकली इन दोनों में से सबसे ज्यादा यूज होगा ये, ठीक है। ये तब यूज होता है जब एम वी वाला डेटा दे रखा हो, ठीक है, और ये तब यूज होगा जब सी सी वाला डेटा दे रखा हो, ठीक है। इसको याद रखना, जो एस सी होता है, ठीक है, वो होता है डेल्टा एच सी सी ओवर 1 + E0 log एट द बेस 10 सिग्मा बार प्लस डेल्टा सिग्मा बार बाई सिग्मा बार। ये क्या है? ये इनिशियल है, इनिशियल स्ट्रेस। ये एक तरीके से पूरा मिला के फाइनल स्ट्रेस हो गया। मतलब ये इनिशियल प्लस कितना चेंज आया, ये फाइनल, ठीक है। ई नॉट क्या है? इनिशियल वॉइड रेशियो। मतलब कि इनिशियली जब कॉम्पेक्शन या कंसोलिडेशन होना स्टार्ट हुआ तो उसमें वॉइड रेशियो क्या थे, ठीक है। इस पे कोई न्यूमेरिकल एक करा देंगे और अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट टर्म ऑफ दिस चैप्टर, कोफिशिएंट ऑफ कंसोलिडेशन। दिस इज रिप्रेजेंटेड बाय सीवी
और सीवी का ये फॉर्मूला याद रखना, सीवी इक्वल टू के अपॉन एम वी गामा डब्ल्यू। सीवी की यूनिट बताओ, ऐसा यूनिट क्या होगी? देखो के की यूनिट क्या होती है? के क्या है? कोफिशिएंट ऑफ परमिएबिलिटी। के की यूनिट क्या होती है? मीटर पर सेकंड। ठीक है। एमवी की यूनिट क्या होती है? मीटर स्क्वायर पर किलो न्यूटन। ठीक है। और गामा की यूनिट क्या होती है? किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब। ठीक है। किलो न्यूटन से किलो न्यूटन कैसे? 1 मीटर बचाया, ये 1 मीटर ऊपर जाएगा, तो ये क्या जाएगा? मीटर स्क्वायर पर सेकंड। ये एक न्यूमेरिकल है, ये एक न्यूमेरिकल भी कर लो, बाकी तुम करना न्यूमेरिकल प्रॉब्लम, कोई डाउट आए तो पूछना। ठीक है। बॉयड रेशियो ऑफ अ सैंपल ऑफ अ क्ले सॉइल डिक्रीज फ्रॉम 1.2, मतलब कि ई नोट, मतलब कि ई इनिशियल दे रखा है 1.2, ई फाइनल दे रखा है कितना हो गया है? 1.10। ठीक है। द लोड इंक्रीज फ्रॉम, सिग्मा इनिशियल दे रखा है 25, सिग्मा फाइनल दे रखा है कितना? 50। ठीक है। तो सबसे पहले क्या पूछा है? कोफिशिएंट ऑफ कंप्रेसिबिलिटी, ए वी निकालो, क्या होता है? डेल्टा ई बाई डेल्टा सिग्मा। कितना आ रहा है ए वी बताओ? ये आ रहा है किसी का? ए वी क्या हुआ? डेल्टा ई बाई डेल्टा सिग्मा बार। ठीक है। डेल्टा ई क्या है? चेंज इन वॉइड रेशियो 1.2 माइनस 1.1 डिवाइडेड बाई सिग्मा एफ माइनस सिग्मा आई, 50 माइनस 25। ठीक है। तो 0.1/25। अब एम वी निकालो, एम वी क्या आएगा? एम वी के लिए कौन सा फॉर्मूला यूज करोगे? डेल्टा बी बाई वी नॉट अपॉन डेल्टा सिग्मा बार। लेकिन इनमें से तुम्हारे पास डेल्टा सिग्मा बार है, केवल डेल्टा बी बाई वी नॉट नहीं है, तो इसको चेंज कर लो, ए वी ओवर 1 प्लस ई नॉट। ठीक है। इससे निकालो, ए वी है तुम्हारे पास पहले, उससे आ गई है, ई नॉट गिवन है 1.2, उससे निकालो। और तीसरा पूछा है सेटलमेंट, तो सेटलमेंट इसमें ज्यादा करने की जरूरत नहीं है, इससे ही निकल जाएगा। डेल्टा एच बाई एच इक्वल टू डेल्टा ई ओवर 1 प्लस ई नॉट। ठीक है। सब गिवन है। एच तो मैंने लास्ट में दे दिया है। थिकनेस कितनी दे रखी है? 5 मीटर।
ठीक है, तो एच की वैल्यू 5 दे रखी है, डेल्टा ई 1.2 माइनस 1.1 और 1 प्लस ई नॉट वैल्यू रखो और आंसर मिल जाएगा तुम्हें। क्वेश्चन करना ना हो तो पूछना, बस ये यूनिट यहीं था। इसके बाद हम कॉम्पैक्शन पढ़ेंगे पहले।